नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल में सरकार 20 साल पुराने मनरेगा कानून को बदलकर एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। जिसे एक बाद से गांव में रहने वाले लाखों मजदूरों और किसानों के मन में इन दिनों एक ही सवाल घूम रहा है कि मनरेगा का आगे क्या होगा और नया कानून आने के बाद काम मिलेगा या नहीं। खासकर जिनके पास पहले से मनरेगा का जॉब कार्ड है, वे यह जानना चाहते हैं कि क्या वही कार्ड आगे भी काम आएगा या नया बनवाना पड़ेगा। सईदा फलक महाराष्ट्र में आईएम की प्रभावशाली वक्ता हैं, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ विवादित बयान दिया है। सईदा ने कहा है कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो एक दिन हिजाब और नकाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। सईदा फलक इंटरनेशनल लेवल की कराटे चैंपियन है, जिन्होंने देश के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण ने पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इस चुनाव को संगठन पर्व 2024 का नाम दिया गया है। अभी पार्टी ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उद्धव ठाकरे ने एक गलती की और उनका मुंबई का पूरा किला ढाता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी में केवल 53 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 66 वार्डों में आगे है। राज ठाकरे से गठबंधन करने के कारण उत्तर भारतीय वोटरों का समर्थन शिवसेना से छिटकने की संभावना बढ़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके नई दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नड्डा को भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज की प्रतिकृति भेंट की। यह प्रतिकृति मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कारीगरों द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्प तकनीक से तैयार की गई है, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सराहते हुए स्वीकार किया। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पिछले 4 वर्षों में लगभग 12% की कुल कमी आई है। 2021 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 5,208 थी, जो 2024 में 4,588 हो गई। 2022 और 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या क्रमशः 5,119 और 4,982 दर्ज हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए देश भर से 5,708 मतदाता शामिल हैं। पार्टी के संगठन चुनाव बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होते हैं। आडवाणी और जोशी को बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से 25 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विजय को जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हुए बड़ी सफलता बताया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास की उम्मीद जताई है और यही विकास बीजेपी कर सकती है। जेपी नड्डा 20 जनवरी 2026 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और नितिन नबीन को कमान सौंपेंगे। नड्डा के 6 साल के कार्यकाल में भाजपा ने कुल 33 विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें लगभग 60% सफलता मिली। नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया। रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा को आत्ममंथन और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया बताया। रोहिणी ने कहा कि केवल दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाना जरूरी है। तेजस्वी ने विदेश दौरे के बाद पार्टी सांसदों और कोर कमेटी के साथ हार की समीक्षा बैठक की और रणनीति पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय ने 10.86 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में 6.06 करोड़ रुपए की जमीन और फ्लैट तथा 4.79 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी शामिल है। जांच में आरोपियों ने जमीन और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर लोगों से 26.54 करोड़ रुपए की ठगी की है। ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है। एससी ने पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा ईडी जांच में हस्तक्षेप को गंभीर माना है और जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, जिसमें एससी राज्य सरकार, ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगेगा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनावों में 3.48 करोड़ मतदाताओं ने 15,931 उम्मीदवारों का भाग्य तय किया। महायुति गठबंधन ने अधिकांश प्रमुख नगर निगमों में बढ़त बनाई, जबकि उद्धव राज ठाकरे गठबंधन कमजोर रहा। एआईएमआईएम ने पहली बार अहिल्यानगर और चंद्रपुर नगर निगमों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और 67 सीटों पर बढ़त बनाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 जनवरी को नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 20 जनवरी को मतदान होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है जब कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हों। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रह सकता है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के चुनाव नतीजों में एनसीपी के दोनों गुटों को बड़ा झटका लगा है। जो पवार ब्रांड को कभी सत्ता के इन शहरी केंद्रों में अजेय माना जाता था, वह अब अकेले जीत की गारंटी नहीं रहा। पुणे में बीजेपी मजबूत ताकत बनकर उभरी है, वहीं पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी गहरी पैठ बनाने में कामयाब रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन के बावजूद सत्ता में साझेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। कांग्रेस स्टालिन सरकार में 6 मंत्री पदों की मांग कर रही है, जबकि डीएमके ने इनकार कर दिया है। विजय की पार्टी टीवी के कांग्रेस को अधिक सीटें देने और सत्ता में साझेदारी का प्रस्ताव दे रही है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे। 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता 2007 में शुरू हुआ था। खबर लिखे जाने तक 24 में से 20 चैप्टर पर सहमति बन चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मुलाकात की। अखिलेश की पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन का घटक है, वहीं बीजेडी खुद को तीसरे खेमे में रखती है। अखिलेश ने कहा कि ओडिशा के विकास में नवीन पटनायक और उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले की धर्मपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने 2 लोगों पर हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि उनसे 2 करोड़ रुपए और एक 4 व्हीलर की मांग की गई। इनकार करने पर बदसलूकी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुंबई का तो क्या ही कहना। बीजेपी गठबंधन ने मुंबई बीएमसी चुनाव में बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल कर सभी को चौंका दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी इस गठबंधन का हिस्सा है। गठबंधन की जीत से एकनाथ शिंदे बहुत ही उत्साहित हैं।